हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग जो सवाल पूछते हैं कमेंट्स करके, सभी लोगों के सवालों के जवाब देना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों में से कुछ कॉमन सवालों को सिलेक्ट करके और उनके जवाब पर भी वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल लीगल प्रॉब्लम है और पर्सनल लीगल एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर भी रहता है और स्क्रीन पर भी मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर रहता है। आप उससे मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके और पर्सनली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी आप लोगों द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों में से जो कॉमन सवाल थे उनमें 10 सवालों को सेलेक्ट करके और उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल लिए गए हैं और उनके जो कानूनी जवाब हैं वो क्या हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। आज का जो पहला सवाल है वो डॉली आर्या के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ बहुत एट्रोसिटीज यानी अत्याचार होता है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि मेरा एक वीडियो है महिलाओं के ससुराल में अधिकार, उस पर उन्होंने बताया है कि मेरे साथ भी यही सब कुछ होता है। मैंने नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन को मैंने कंप्लेन की थी, एनसीडब्ल्यू ने पुलिस को नोटिस भी जारी की है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। पुलिस ने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें आपने अपने जो केसेस चल रहे हैं, लीगल एक्शन आपने क्या लिया, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। अगर आपने अभी तक कोई भी केसेस फाइल नहीं किए हैं तो मेरी एडवाइस है कि जो भी केसेस होते हैं टॉर्चर के संबंध में, अगर आपसे डाउरी की डिमांड की जाती है जेन्युइनली तो आप 498A का केस लगाएं। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाएं और साथ ही साथ आप मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर सकती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो AK यादव के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि 482 CRPC का प्रोसेस क्या है हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए। वैसे तो मेरा 482 CRPC पे एक सेपरेट वीडियो है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो थोड़ा पुराना है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ में यहाँ पर बता दूँ कि आप 482 में हम जाते हैं चार्जशीट के अगेंस्ट, या किसी भी जो 482 में जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हम 482 में जा सकते हैं तो हम उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकलाएंगे। अगर हम चार्जशीट के अगेंस्ट जा रहे हैं 482 में तो हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलाएंगे, FIR की सर्टिफाइड कॉपी निकलाएंगे और हाई कोर्ट में किसी अच्छे लॉयर को अपॉइंट करके उसके थ्रू हम वहाँ 482 का पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। आज का जो तीसरा सवाल है, उन्होंने कहा है कि पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पर क्या केस हो सकता है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करने को हाई कोर्ट ने उसको प्राइवेसी पे का वायलेशन माना था, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना था, निजता के अधिकार का उल्लंघन माना था। तो ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि इट्स ए वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट सवाल जो पंडित कुमार ID के नाम से पूछा गया है, इन्होंने पूछा कि पति के साथ रहना है, क्या करें। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में। यह कह सकते हैं कि पति से कहा जाए कि हमारे प्रति अपनी जो वैवाहिक मैरिटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको निभाए, जिसको कि आम भाषा में विदाई का मुकदमा कहते हैं। तो आप कोर्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप पिटीशन फाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम बिंधानी जी के द्वारा पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी अपने मोबाइल की कॉल डिटेल कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, कॉल डिटेल प्राप्त करने के लिए वैसे किसी केस में जब अभियोग पंजीकृत हो जाता है यानी FIR रजिस्टर्ड हो जाती है किसी क्रिमिनल ऑफेंस की, और उसमें अगर कॉल डिटेल इन्वॉल्व है, कॉल डिटेल एज एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को एप्लीकेशन देता है, वो नंबर्स का नोट करता है और कहता है कि इन नंबर्स की कॉल डिटेल निकलाना, CDR निकलवाना बहुत ज़रूरी है। सीनियर ऑफिसर जब उसमें ऑर्डर कर देता है तो फिर वो संबंधित टेलीकॉम कंपनी के पास जाता है और टेलीकॉम कंपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलाती है। अगर सपोज FIR दर्ज नहीं हुई है, जैसा कि आपके केस से, ये आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आरोपी जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है वो कैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलाए, तो वो भी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दे सकता है, IO को एप्लीकेशन दे सकता है और उन नंबर्स का जिक्र करके कह सकता है कि इन नंबर्स
कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड बहुत रिलेवेंट है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनको निकलाया जाए। अगर पुलिस ऑफिसर्स पे ऑर्डर कर देते हैं तो फिर आईओ को कॉल डिटेल निकलानी पड़ेगी। वैसे तो आईओ की जिम्मेदारी है कि अगर कोई रिलेवेंट फैक्ट हैं, रेलिवेंट एविडेंस हैं इससे रिलेटेड, तो उनको सीडीआर निकलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑफिशियल केपीएम के नाम से जो आईडी है उससे पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एक बंदे ने गलत एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस के दबाव में मैंने जुर्म कबूल कर लिया, अब क्या मैं जज के सामने सच्चाई बता सकता हूँ। दोस्तों, एविडेंस एक्ट पे मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि पुलिस के सामने कबूल किया गया अपराध साबित नहीं हो सकता, कोर्ट में उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। इसलिए आपने पुलिस के सामने क्या कहा है कोई मायने नहीं रखता, आप जो न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के सामने कहेंगे वही मायने रखता है। तो आप अदालत को सच्चाई बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पास्को में एक्विटल होने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कि नहीं। देखिए, अगर एक्विटल हो गए तो बिल्कुल निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगला क्वेश्चन जो फियरलेस मोटिवेशन के नाम से जो आईडी है उससे पूछा गया है कि 107, 151, 116 में जेल किस धारा में भेजते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जो जवाब है, अगर किसी भी व्यक्ति को 106 के तहत उससे सिक्योरिटी मांगी गई है, 117 में ऑर्डर हो गया सीआरपीसी में, और वह सिक्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड कोर्ट में दाखिल नहीं करता, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेक्शन 122 के तहत ये पावर है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। दोस्तों, जो अगला सवाल है जो दानिश राही के द्वारा पूछा गया है कि झूठ केस में फंसा दिया है, क्या करें। जनरल पूछा जाता है, अगर किसी को किसी भी केस में अगर झूठा फंसा दिया गया है तो आपको बेहतर तरीके से केस लड़ना पड़ेगा। अगर कोर्ट में चार्जशीट पहुंच गई है, एक अच्छा एडवोकेट एंगेज करना पड़ेगा, उससे सारी बातें बतानी पड़ेगी और आपके डिफेंस से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा और कोर्ट में उनको एज एविडेंस आपका जब डिफेंस का टर्न आए तो देना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आपको अपने बेगुनाही के सारे सबूत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। लास्ट सवाल है आज के इस एपिसोड का, जो बबली कुमारी के द्वारा पूछा गया है कि 309, 402 में 1 साल से ज़्यादा जेल में है, बेल मिलेगी या नहीं। ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि बेल मिलेगी या नहीं। बेल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा क्या कहा गया है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं इसके आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप दे सकते हैं कि बेल से रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किए गए हैं। केस के फैक्ट पता नहीं हैं, आरोप क्या है यह पता नहीं है, धारा पता है 402 में 7 साल की सज़ा, 309 अबेटमेंट टू सोसाइटी 1 साल की सज़ा है। अब इतने दिनों से 1 साल से जेल में बंद है, क्यों नहीं छोड़ा गया। बिना केस के फैक्ट देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, एफआईआर चार्जशीट देखे कुछ कहना मुश्किल होता है। और बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, इस बारे में भी आपने कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इस संबंध में आप मुझसे डिटेल में अगर बात करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और स्क्रीन पे भी वो नंबर में दे देता हूँ, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी जुडिशरी पे भी मैं लॉ की क्लासेस लेने लगा हूं। आज ही यानी 17 अक्टूबर को दिन में 3 बजे और रात के 9:30 बजे मेरी लाइव फ्री क्लास होने वाली है, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कानून की इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।